का जिक्र किया, पेरियार की भाषा बोली अभी उदयनिधि स्टालिन ने, उसको आगे बढ़ाया ए राजा ने। क्या आप उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बात का समर्थन करते हैं? सुनिए, स्टालिन की बातों का बिल्कुल समर्थन कर। स्टालिन ने जो तमिलनाडु के अंदर कहा था उन्होंने वो करके दिखाया। एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसने संख्या के आधार पे आरक्षण दिया। आप देख लीजिए वहाँ पे भोजन का आरक्षण मिला कि नहीं मिला सरकार आने के बाद। तो धर्म ही तो कहता है कि शूद्र को शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, रोड पर चलने का अधिकार नहीं है। सर, देश में संविधान है, अब देश में संविधान है, देश में संविधान को ही बदलने की बात करते हैं। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की उनकी अर्थी से उनका कफन छीन। देश का कोई दलित प्रधानमंत्री बनता है तो मेरा उससे भैया एक निवेदन है, और मैं चाहूंगा कि उससे मैं पर्सनली मिलूं और देश में जाति व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। न कोई शूद्र, न कोई वैश्य, न कोई क्षत्रिय, न कोई ब्राह्मण। नहीं, इसके बाद कौन सी सरकार आएगी? जो भी आएगी पर नागपुरी संतरे छीले जाएंगे इस बार। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अबे इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमारा देश का जो कह रहा है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो और मेरे को मार दो। अबे मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री अगर सच में जनता के प्रति संवेदनशील होते और तो वो ये कहते कि मेरे दलित भाइयों को अगर कोई टच करेगा तो मेरी पुलिस उसे गोली मार देगी। ये होना चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप तमाम यूट्यूब चैनलों पर इनको अक्सर किसी न किसी विषय पर अपनी राय रखते हुए देखते हैं। पहले इनका परिचय करा देते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनुराग ओझा गोंडा से हूँ। अनुराग ओझा गोंडा से। आपका क्या नाम है? सुमित शर्मा बिहार से। सुमित शर्मा बिहार से हैं। आपका क्या नाम है? कलीम शेख महाराष्ट्र से। ये कलीम शेख महाराष्ट्र से हैं, ये ओझा जी हैं, वो शर्मा जी, और मैं राहुल नागपाल हूँ। बात ये है कि क्या देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार संवैधानिक रूप से चल रही है या मनुस्मृति के आधार पर चल रही है? और अगर मनुस्मृति के आधार पर चल रही है तो जो लोग रोज सोशल मीडिया में आकर के सरकार को गाली दे रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, तो क्या मोदी को गाली देने से काम चल जाएगा? या जिस आदेश पर, जिन धर्म ग्रंथों पर, जिस वर्ण व्यवस्था के आधार पर सरकार में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। सवाल ये खड़ा होता है, संवैधानिक आधार पर जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लेकिन वो चल मनुस्मृति के आधार पर रहे, कैसे देखते हो? सर देखिए, संविधान से ही देश चलेगा, मनुस्मृति या गीता, बाइबल या किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं। लेकिन अगर संविधान के पद पर बैठने के बाद संविधान को जो फॉलो नहीं करते हैं तो उनसे सर सवाल बनता है। जो लोग अभी सत्ता में बैठ गए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले इनके जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने संविधान को बदलने की बात की। अब एक चीज बताइए कि जिस संविधान की बदौलत तुम कुर्सी पे बैठे हो उसी संविधान को बदलने की बात क्यों करते हैं? बताइए सर। नहीं, तो वो सवाल तो वही है ना कि उनके मन में तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति है ऑलरेडी। देखिए, फिर मनुस्मृति से अगर देश क्यों चल रहा है? मनुस्मृति को तो बाबा साहब ने जला दिया था। मनुस्मृति से देश नहीं ना चल रहा है। देश तो मनुस्मृति जलने के बाद खत्म थोड़ी होगी ना, दोबारा प्रिंट आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो मनुस्मृति लोगों के मन मस्तिष्क में है, इसलिए लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो उनके अंदर, जो उनके मन में मनुस्मृति है उसको तो हम जला नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, वो है ना, लिखा है ना किसी ने कि करत करत अभ्यास से जड़मन हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो हम अगर डेली उनको कोसेंगे तो जरूर उनके अंदर बाबा साहब का संविधान जन्म ले लेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान जन्म ले लेगा, लेकिन संविधान पर बैठे हुए चाहे मोदी जी हो, चाहे आनंद कुमार हेगड़े हो, चाहे वो विवेक देवराय हो, विवेक देवराय का बयान है कि संविधान को बदल देना चाहिए। सवाल यही खड़ा होता है कि संविधान में क्या बदलना है, किस सबसे आपत्ति है? आप ये बताइए, जिस संविधान ने नारी सम्मान की बात हो, जिस संविधान में भारत की एका की बात हो, जिस संविधान में वसुदेव कुटुंबकम की बात हो, जिस संविधान में युवाओं की बात हो, जिस संविधान में कलम और किताब की बात हो, जिस संविधान में जमीन जल और रोजगार की बात हो, उस संविधान को बदलने की जरूरत क्यों है? आपने पूछा कि सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो? सरकार से सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है कि सरकार उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, सरकार नागपुर से चल रही है, सरकार उस संघी और मनुस्मृति के नाम पर से चला रही है। सरकार, ये देश सर्वोपरि और सबका है। ये देश दलितों का उतना ही है जितना सवर्ण का है। ये देश बराबरी के लिए। आप ये बताइए, एक दो प्रोफेसर बनने लग गए तो सरकार को कहीं ना कहीं पेट में गुदगुदी होने लगी, तो हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? एक दो छात्र IIT और IIM में जाने लगे तो सरकार को गुदगुदी होने लगी, HRD को गुदगुदी होने लगी, और हमारे छात्र जो
बहुजन एका के जो छात्र है वो सुसाइड करने लगे तो सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? आप बताइए, बाबा साहब को 14 अप्रैल की जब जयंती मनाई जाती है तो पूरी सरकार के जो प्रतिनिधि है उनकी चुप्पी साध ली जाती है, तो उन पर सवाल नहीं किया जाएगा तो किन पर सवाल किया जाएगा? आज बात कार्यपालिका न्यायपालिका सब पे बात की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी? आप ये बताइए, जब हम न्यायपालिका में न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ जाति देखकर न्याय दी जाती है, तो सरकार पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? तो आप चाहते हैं कि जुडिशरी में जो है वो आरक्षण होना चाहिए? सुनिए, आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण का मादा क्या है? आरक्षण जनसंख्या के आधार पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संघी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग, वो सारे लोग डरते हैं कि अगर जनगणना जातीय आधार पर हो गई और देश को हकीकत पता चल गया कि कहाँ हकीकत है, तो कहीं न कहीं देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और आज की बात बता लीजिए, आज पूरे देश में वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जिसने पेरियार, जिसने एका लाया, जिसने हकीकत को जानने की कोशिश किया, उस पेरियार की जयंती नहीं मनाई जा रही है। आपने पेरियार का जिक्र किया, पेरियार की भाषा बोली अभी उदयनिधि स्टालिन ने, उसको आगे बढ़ाया ए राजा ने। क्या आप उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बात का समर्थन करते हैं? सुनिए, स्टालिन की बातों का बिल्कुल समर्थन कर। स्टालिन ने जो तमिलनाडु के अंदर कहा था, उन्होंने वो करके दिखाया। एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसने संख्या के आधार पे आरक्षण दिया। आप देख लीजिए, वहां पे बहुजन एका को आरक्षण मिला कि नहीं मिला सरकार आने के बाद, और उसका खमियाजा ये है कि पिछले जब से स्टालिन की सरकार बनी है, वहां का ट्रेडिंग मार्क देख लीजिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, और वहाँ की कार्यपालिका की जो कार्य नीति है वो देख लीजिए स्टालिन का। ओझा जी, सवाल वही खड़ा होता है कि बार बार सनातन पर सवाल खड़ा हो रहा है, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, ए राजा हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चंद्रशेखर यादव हो। बहुत सारे लोगों ने, राजेंद्र पाल गौतम ने बोलना शुरू किया तो तमाम लोगों ने बोलना शुरू किया। आपको लगता है कि सनातन में, जिसको सनातन कह रहे हैं, हालांकि अपने आप को बुद्ध भी सनातनी कहते हैं, वो भी कहते हैं धम्मो सनातन हो, क्या आपको लगता है कि जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है उसके धर्म ग्रंथों की समीक्षा की जरूरत है? देखिए सर, सनातन को गलत कहने वाले कुछ लोग होंगे, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो, धर्म पे राजनीति नहीं हो। नहीं सर, राजनीति धर्म पर आधारित है। अगर प्रधानमंत्री पीले कपड़े पहन करके राम मंदिर के उद्घाटन में लेट जाते हो, अगर नए संसद भवन का उद्घाटन में पूरा हिंदू धर्म अपनाया जाता हो, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि राजनीति को धर्म से दूर कर दिया जाए? तो मेरा सवाल यही है, जब तक आप अपनी जुबान हमारे अंदर नहीं डाल सकते। मेरा सवाल यह है कि क्या वर्तमान समय में हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए? मैंने क्या कहा सर कि धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हो आप लोग? धर्म पे राजनीति नरेंद्र मोदी क्यों करते हैं? वास्तविक मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी जो देश का मेन मुद्दा है, उस पे कोई राजनीति करने तो धर्म ही तो कहता है कि शूद्र को शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, रोड पर चलने का अधिकार नहीं है। सर, देश में संविधान है, अब देश में संविधान है, देश में संविधान को ही बदलने की बात करते हैं। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। मनुस्मृति से देश थोड़ी चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं खड़ा है, क्या देश के धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए या ना? सर, समीक्षा नहीं होनी। सर, देश में धर्म क्या आप चाहते हो कि जो वर्ण व्यवस्था देश के अंदर है खत्म होनी चाहिए? यही तो समीक्षा है। जाति के आधार पर शोषण है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर देश का कोई दलित प्रधानमंत्री बनता है तो मेरा उससे भैया एक निवेदन है, और मैं चाहूंगा कि उससे मैं पर्सनली मिलूं और देश में जाति व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ना कोई शूद्र, ना कोई बैश्य, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, कुछ रहे। आप कह रहे हो सब भारतीय रहे। आप कह रहे हो सब भारतीय रहे, लेकिन जिस एक जाति को, जिनकी संख्या 3% है, उनको विशेष दर्जा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, चंदा मिल रहा है, धंधा मिल रहा है, खत्म होना चाहिए ना सर, वो खत्म होना चाहिए ना साहब, खत्म होना चाहिए ना। मंदिर के खजाने पर चाबी उनकी है, खत्म हो, मंदिर के खजाने पर ताला उनका है, तो वो कैसे खत्म होने देंगे उसको? देखिए, सिस्टम पे बैठे हुए जो लोग हैं वही खत्म कर सकते हैं, और सिस्टम पे बैठे हुए सिस्टम पे वही लोग बैठे हैं। मैं मानता हूँ इस बात। तो फिर कैसे खत्म होगा? सर देखिए, उसके लिए एक कानून बन सकता है, लेकिन कानून पे भी बैठे हुए लोग वही हैं। तो जब तक बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं आएंगे, पढ़ लिख तो गए ना, पैर काट दिए गए, पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाते हो तो वहाँ तक डीन नहीं बना दिया जाता है, बीसी नहीं बनाया जाता है। एक चीज है ना, देखो उंगली है ना, यहाँ से चढ़े, यहाँ पेट के यहाँ पे भी बड़की जाति के लोग बैठे,
यहाँ से किसी तरह तालमेल बैठ गया, यहाँ पे गए, यहाँ पे भी भड़की जाती है, यहाँ पे हाथ पैर जोड़ के बैठे, यहाँ पे पहुंचे, लेकिन उनको यहाँ नहीं पहुंचने दिया जाता है। जब तक बहुजन समाज के लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक देश में उनका शोषण होता रहेगा। नहीं, वहाँ पहुंचने के बाद में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति बनने के बाद सर एक चीज बताइए, राष्ट्रपति वो बन गए, सुनिए, राष्ट्रपति बन गई, अभी संसद का उद्घाटन हुआ, न्योता नहीं दिया गया साहब। अभी वहाँ पे जगन्नाथपुरी गई थी ना, उनको दूर कर दिया गया। क्या अछूतो रामनाथ कोविंद को राजस्थान में मंदिर में गए, उनको देखिए उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव को सर खत्म करना चाहिए, और जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। एक सवाल आपसे आखिरी ले लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म ग्रंथ इंसान इंसान में भेद करते हो, जाति के आधार पर लोगों का शोषण करते हो, जाति के आधार पर लोगों के साथ में छुआछूत करते हो, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। आप समर्थन करते हैं? देखिए सर, जो भेदभाव करते हैं, मैं धर्म ग्रंथ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर देखिए, धर्म ग्रंथों के आधार पर ही तो हो रहा है सर। देखिए ना कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखिए इतने तैसे। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं। और अगर धार्मिक ग्रंथ देश में अराजकता फैलाता है तो धार्मिक ग्रंथ को एक जगह पे रख देना चाहिए, उससे कोई मतलब ही ना रखो। देश संविधान से चलाओ सर, उसी से ओझा जी के लिए धार्मिक ग्रंथ पहले है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अपने जीवन का एक क्षण भी बिना गंवाए मैं संविधान को चुन लूंगा। संविधान को चुन लेंगे। कलाम साहब, आप अक्सर बोलते हैं, बड़ा तीखा बोलते हैं, सरकार को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और सवाल वहीं खड़ा होता है कि इस देश के अंदर जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों का शोषण, अत्याचार हो रहा है, कलाम साहब उसको कैसे देखते हैं, कैसे खत्म होगा? सबसे पहली बात कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठते हैं, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, शपथ किसकी लेता है? संविधान की। हाँ? जब प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेता है, अब प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में कई इसी के सांसद और इसका सलाहकार वो कह देता है कि मैं संविधान बदलने आया हूँ, बदल दूंगा। अब प्रधानमंत्री संविधान का शपथ लेके आता है, तो बताओ ये दोगले कितने बड़े दोगले हैं, ये बताओ। उनके दिमाग में तो मनुस्मृति है ना, जिसमें हिंदू जो वो श्रेष्ठ है, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की है कि श्रेष्ठ भी ब्राह्मण है, तो वो चल तो नागपुर से रहे ना। देखिए नागपुरी संतरे 24 में छील दिए जाएंगे, आपको नहीं पता? नहीं, इसके बाद कौन सी सरकार आएगी? जो भी आएगी, पर नागपुरी संतरे छीले जाएंगे इस बार। और आपने कहा कि जातिवाद, ये जो है, ये कर्म के आधार पर हमारी आइडेंटिफिकेशन है जात भारत में। ये इसे कभी भी प्रधानमंत्री ने भी मन से कभी भी जातिवाद का बात नहीं किया। मेरे 125 करोड़ देशवासियों बार बार ये संबोधन किया। और इन्हीं के जो संगठन में जो लोग हैं जो जातीय आधारित हिंसा करते हैं, जैसे ऊना में दलित को मारते हैं, 4 दलितों को, उन्हें गोबर भी खिलाते हैं, और जब बाद में ये मामला तूल पकड़ता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अबे इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमारा देश का, जो कह रहा है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो और मेरे को मार दो। अबे मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री अगर सच में जनता के प्रति संवेदनशील होते और तो वो ये कहते कि मेरे दलित भाइयों को अगर कोई टच करेगा तो मेरी पुलिस उसे गोली मार देगी। ये होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ये जो कहते हैं वो करते नहीं। दलितों का पैर धोते हैं बनारस में, अब बाद में दलितों पर अत्याचार होता है तो मौन साध लेते हैं। दलितों को जब घोड़ी से उतार कर मारा जाता है तो मौन साध लेते हैं। मूंछ रखने पर दलितों को मारा जाता है, मौन साध लेते हैं। तो ये इस सरकार से आप मीडिया वालों ने पूछना चाहिए कि क्या इस देश में दलित माइनॉरिटी को शान से जीने का अधिकार है या नहीं है। आप एक बात बताइए कि अभी ये जो मोनू मानेसर है, ये 6 से 7 महीने से पुलिस की तलाश होती है इसकी, जिसने जो है 2 युवकों को गाड़ी में जिंदा डाल करके, मुस्लिम युवकों को इस आधार पर मार देता है कि ये गौ तस्करी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ पाया भी नहीं जाता है। और उनको इस तरह से अधमरा मार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पुलिस लेने से मना कर देती है, फिर उन दोनों को ले जाके गाड़ी में डाल के जला के मार देता है, और 7 महीने तक पुलिस को मिलता ही नहीं। उसके बाद जब नू में वीडियो बना करके हिंसा होती है तब मीडिया इसके साथ डिबेट करती है। तो ये बताइए, जब पुलिस को ये बंदा नहीं मिल रहा था तो मीडिया को डिबेट के लिए कहाँ से मिल गया? ये तो प्रश्न है नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये जो है हमारे जनता में
एक बहुत बड़ा सरकार के प्रति एक मतलब असंतोष ये हो रहा है। आप कलीम भाई थे और आप ओझा जी और आप शर्मा जी और मैं राहुल नागपाल। बात करने का उद्देश्य यही था कि क्या मोदी जी और मोदी जी के मंत्रिमंडल को गाली देना आप देखिए बार बार एक नरसिंहानंद सरस्वती है कि क्या है मुझे नहीं पता, वो बार बार कहता है मैं इस्लाम खत्म करने आया हूँ, मैं इस्लाम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूँ। बताइए ये इस तरह की भाषा होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। ये तो सरकार क्या कर रही है आपकी? ऐसे लोगों को क्यों नहीं बंद कर रही है जेल में? तो इस बातचीत को करने का उद्देश्य यही था कि ताकि ये पता चल सके कि जो अक्सर ये कहा जाता है कि सवर्ण समाज के लोग जो वो सोशल मीडिया पर आ करके सरकार को गाली दे करके कहीं ना कहीं बहुजनों के बीच में अपनी पहचान को स्थापित कर रहे हैं। मेरा हमारे दोनों सवर्ण समाज के मित्र हैं और एक हमारे कलीम भाई हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं। इनसे बातचीत करने का मतलब यही था कि क्या वास्तव में इस देश के सिस्टम से ये लोग लड़ना चाहते हैं या सिर्फ मोदी को गाली दे करके कांग्रेस को या किसी अन्य दूसरी पार्टी को स्थापित करके उसी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, सिर्फ मोदी से दुश्मनी है। तो बात वही आती है जी, हमारा कोई मोटिव नहीं है कि नरेंद्र मोदी से हमारा नफरत है। आप ये गलत बता रहे हैं, मैं इसलिए आपको बीच में टोका। हमारा जो मतलब मकसद है तो सिस्टम है, वो सिस्टम के अगेंस्ट। और दूसरी बात जो राजनीति की जो भाषा का स्तर है इस समय बहुत गंदी है, वो सुधरनी चाहिए। ये हमारा नरेंद्र मोदी कोई दुश्मन नहीं है। जब ये नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कभी मैं सवाल करने नहीं गया था। जब भारत के प्रधानमंत्री हैं तो सवाल जवाब दे ही है हमारे भारत के प्रति, तो हम भारत की जनता उनसे सवाल। तो ये कलीम भाई हैं और बड़े मुखर होकर बोलते हैं और ये हमेशा वाजिब मुद्दे उठाते हैं और सब लोगों से जैसा मैंने बताया कि बातचीत करने का मतलब यही था कि क्या वास्तव में लोग सिस्टम से टकराना चाहते हैं। राहुल सांकीर्त्यान हो या भदंतानंद कौशल्यान हो, पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा, अज्ञात हो, तमाम लोगों ने हमेशा इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद है उसको चैलेंज किया है। तो जाति के चश्मे से ना देखा जाए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे ब्राह्मणों से नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद से नफरत है। जब इस देश के ब्राह्मणवाद को चैलेंज किया जाएगा, जातियाँ खत्म होंगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कास्टलेस सोसाइटी के आधार पर भारत बनेगा, तो फिर समानता के आधार पर देश आगे बढ़ेगा और सबको न्याय मिलेगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दीजिए। संदेश है नागपाल भाई कि आपने टकराने की बात कही थी, तो टकराने वालों का इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता।